हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है अम्ल। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक क्लास जो आज अभी चल रही है ये हाई स्कूल से रिलेटेड क्लास है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको कम से कम 4 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। 4 से 5 नंबर का एक चैप्टर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर को यदि आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आखिर इस पूरे चैप्टर की तैयारी किस प्रकार की जाएगी और इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है और क्या कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पहले से ही डिस्कस करके रखा है कि उस वीडियो में जो जो पढ़ाया जाएगा, जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनमें हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा मैंने एक वीडियो में पहले से ही आपको बता कर रखा है। हमारा टॉपिक है अम्ल और इस पर हम बात करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि कृपया हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देखें। शुरुआत करते हैं हम और बात करते हैं अम्ल की। आप वहां पर स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ जो देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। क्या हो कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल कहलाता है। आपने देखा होगा कि नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। आपने देखा होगा कि सिरका भी स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन अब आखिर बात यह है कि आखिर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। ये सब हम आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताएंगे। ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को कि दो चीजें होती हैं, एक नीला कलर होता है और एक लाल कलर होता है। मेरे हाथ में ये दोनों कलर मौजूद हैं, ये लाल है ये नीला है। याद रखिएगा कि अम्ल को लाल पसंद है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आपके पेपर में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। क्या है? ये लाल है ये नीला है। अम्ल को लाल पसंद है और क्षारक को नीला पसंद है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो अब एक बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? लिखा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अम्ल जो होता है, दो कलर का लिटमस पेपर होता है। मैं आपको पूरा लैब की तरह यहाँ पे करके दिखाऊंगा जब मैं आपको सूचक पढ़ाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से इस चीज को सीख सकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने ये सब लाइव करके दिखाया है। तो याद रखिएगा, दो कलर होते हैं, एक नीला एक लाल। अम्ल को लाल पसंद है और क्षारक को नीला पसंद है। तो जैसे ही मान लीजिए ये नीला लिटमस पेपर है, मैं आपको लिटमस पेपर भी दिखाऊंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे दूसरा कलर का लिटमस पेपर है। ये पीएच स्केल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ पीएच, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पीएच स्केल है, जो ये स्केल अभी अभी में हम लेकर आए हैं। इस सब के माध्यम से हम आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दो कलर होते हैं, एक नीला होता है एक लाल होता है, और अम्ल को लाल पसंद है। इसलिए जैसे ही इस नीले लिटमस पेपर को हम लोग अम्ल में डालेंगे इसका कलर चेंज होके लाल हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अम्ल को लाल पसंद है क्योंकि अम्ल के पीछे लाल लगा हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को। और क्षारक को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं और बेबी को बेस पसंद है, इसलिए क्षारक को ब्लू पसंद है। सब कुछ सिंपल सा है, बहुत आसान है। तो याद रखिएगा कि अम्ल को लाल पसंद है और क्षारक को नीला पसंद है, इसीलिए अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बहुत सिंपल सी बात थी। ये दूसरी लाइन क्लियर हुई। उसके बाद लिखा है अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या लिखा हुआ है? अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। सिर्फ दो प्रकार के ही आयन है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक है हमारा H+ आयन और उसके बाद एक दूसरा आयन जो है हमारा उसे है OH- आयन लिखेंगे। याद रखिएगा, अम्ल H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। हम आपको क्षार और क्षारक के बीच का अंतर भी बताएंगे, लेकिन अभी हम इतना वीडियो लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, इसलिए सिंपल सी बात है, तीन बातें याद रखनी है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात कि अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। मान लीजिए आप सिरका लेते हैं और सिरके का फॉर्मूला क्या होता है, सिरके का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसे आप इसका जलीय विलयन इसको घोल देते हैं। तो क्या करेंगे, इससे जब ये आयन में टूटेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहां से टूट जाएगा। क्यों यहां से टूटेगा? क्योंकि ये एसीटेट है और ये हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, CH3COO-1
और यहां से निकलेगा H+1। इस तरीके से ये वाला आयन एसीटेट आयन हो गया और ये वाला हाइड्रोजन आयन हो गया। सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि अम्ल क्या होते हैं, वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। एक अम्ल का और नाम लेते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, वो होता है हमारा HCl। कौन सा अम्ल है, HCl। तो आप देखेंगे ये कहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा और क्या बनेगा, ये बनेगा H+ और प्लस Cl-1। देखिएगा एक चीज बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। नोट्स काम आएंगे लेकिन वो एग्जाम में काम आएंगे, लेकिन जब भी पेपर में क्वेश्चन बनकर आएगा तो आपको ये लेक्चर काम आएगा, क्योंकि नोट्स आप कहां तक रटेंगे। क्वेश्चन कोई बहुत एक क्वेश्चन नहीं है जो कहीं से भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, क्वेश्चंस को बना के देता है, तब लेक्चर काम आता है, नोट्स किसी काम नहीं आता है। क्योंकि नोट्स को रट कर आप एग्जाम में पेपर दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन टॉप नहीं कर सकते। टॉप करने के लिए आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना होगा और सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। तो ये एसीटेट आयन हो गया, इसने हाइड्रोजन आयन दिया। ये कौन सा हो गया, ये एसीटेट आयन है और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ये हमारा एसिटिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसने H+ आयन दिया और ये Cl-1 आयन हो गया। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे PDF जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पे भी दे रखा है और यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है फोटो में। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अम्लों के प्रकार क्या हैं। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, यदि अम्ल समझ में आ गया तो क्षारक बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा अगले वीडियो में। और इस वीडियो में और उस वीडियो में जो अभी इसके बाद आएगा थोड़ा सा अंतर भी होगा। क्या अंतर होगा, टाइम का अंतर होगा, क्योंकि इसमें आप बेहतर समझेंगे तभी आप अगले वीडियो में और बेहतर समझ पाएंगे। तो क्या हुआ कि अम्ल तो हम समझ गए कि स्वाद में खट्टे होंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। और तीसरी बात यह है कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और उस H+ आयन को आप हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। मैंने वहां पे हाइड्रोजन आयन नहीं लिखा है, सिर्फ H+ आयन ही लिख दिया है। 3 बातें हैं जो याद रखनी है और पेपर में पूछा जाता है कि अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या है, तब आपको याद रखना है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और ये किसने कहा था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर्हीनियस। ये सब आपको बुक में मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, वरना बहुत ज्यादा टिपिकल नोट्स हो जाएगा और जितना ज्यादा टफ नोट्स हो जाएगा उतना ही ज्यादा आपको साइंस कठिन लगेगी। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो परिभाषा है H+ आयन देते हैं, ये आधुनिक परिभाषा है। लेकिन आप कोई भी परिभाषा आए आपको यही लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अम्लों के आखिर प्रकार क्या होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पहला प्रकार हो गया हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा प्रकार हो गया हमारा दुर्बल अम्ल। बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। तो ये हो गया प्रबल अम्ल और दूसरा हो गया हमारा दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है, इसको बहुत आसानी से समझिएगा। देखिए आपने 2 चीजें ले ली, 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अभी दिए थे। एक था हमारा ये एसिटिक एसिड और दूसरा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले से दे रखे हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए कि इसमें से एक ये हमारा एसिटिक एसिड है और एक है ये हमारा, अभी लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है फिलहाल, ये सॉलिड है, लेकिन वो लिक्विड में होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, ये एसिटिक एसिड है और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 2 प्रकार के एसिड हो गए। अब इस एसिड को हम यहाँ लेते हैं और इसका जलीय विलयन बनाते हैं। तो जब इसका आप जलीय विलयन बनाएंगे और ये वियोजित हो जाएगा। वियोजित कैसे हो जाएगा, इसके आयन क्या होंगे, टूट जाएंगे। और मान लीजिए आपने सिरका लिया और सिरके को जब पानी में खोला तो क्या पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन उसमें वियोजित होगा। तो याद रखिएगा कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई। क्या लिखी हुई है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं टूट जाते हैं। वियोजित का मतलब होता है टूटना, लेकिन यदि हम टूटना लिखेंगे तो बहुत आसान डेफिनेशन हो जाएगी। इसलिए हमने क्या लिया, थोड़ा सा कठिन वर्ड ले लिया, वियोजित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और उसमें से कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो याद रखने हैं आपको। हमारा सबसे पहले HCl है, H2SO4 है और उसके बाद तीसरा है HNO3। पेपर में 4 एग्जाम्पल दे देते हैं और उनमें से पूछते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो ये 3 आपको याद रखना है 10th क्लास में। ये तीनों ही यही 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका सबका नाम हम आपको बता देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को नाम पता है और जिसको भी नहीं पता है नाम लिख लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे।
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और जिसका दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है? सबको पता है HNO3, ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल। तीन हमारे अम्ल हैं जो प्रबल हैं। इनकी प्रबलता का क्रम भी हम आपको अभी बताएंगे। इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रबल है और कौन सबसे कम प्रबल है, ये सब बताएंगे। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जस्ट इसका अपोजिट बोलेंगे कि वे अम्ल जो जिनका जलीय विलयन जो, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। ये सिंपल सी बात थी कि दो बातें हो गई। जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए उसे प्रबल कहते हैं, और जो पूर्णतः वियोजित न हो उसे दुर्बल कहते हैं। बस एक सिंपल सी बात है। तो ये दोनों हो गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उसमें एग्जाम्पल है हमारा HCN, लिख लीजिए। मैं नाम अभी सबके बताऊंगा, जिसको नहीं पता है नोट्स लिखते टाइम जरूर लिख लीजिएगा। HCN, उसके बाद CH3COOH, और तीसरा मैंने लिख के दिया है आपको HCOOH। इनमें से ये दोनों जो हैं वो कार्बनिक हैं और ये अकार्बनिक हैं। ये धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर के पहुंचने से पहले। तो क्या हुआ कि ये HCN है, इसका नाम जिसको नहीं पता है मैं लिख देता हूं। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, लिख लीजिएगा। बोल देते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड लिख देते हैं यहाँ पे, साइनाइड। उसके बाद इसका नाम सबको पता है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, सिरका। उसके बाद सिरका मतलब इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये जो है हमारा, ये है हमारा फार्मिक, बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड आप कह सकते हैं। ये फार्मिक एसिड क्या होता है? ये जो चींटी होती है, रेड आंट, लाल कलर की चींटी, उसके डंक में पाया जाता है। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चींटी के डंक में यही वाला एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड, और जिसकी वजह से हमें जब चींटी हमें काट लेती है तो हमें जलन महसूस होने लगती है। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं और अम्लों के प्रकार क्या होते हैं। बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो OH- आयन देते हैं। ये पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद अम्ल क्या है? अम्ल को कौन सा कलर पसंद है? अम्ल को लाल कलर पसंद है, इसलिए अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तीन बातें अम्ल के बारे में आपको याद रखनी है। फिर अम्लों के प्रकार में बताया हमने कि दो प्रकार के अम्ल हैं, एक प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है? बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। भौतिक गुणों में आप देख रहे हैं कि वहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी बात कि अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि उनको पानी में डाल दिया जाएगा तो वो पूरी तरीके से घुल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप सिरके को ले लीजिए और पानी में डाल दीजिए, तो क्या सिरका पानी में घुल जाता है? बिल्कुल घुल जाता है, क्योंकि मार्केट में जो सिरका जो है बिकता है, जरूरी नहीं कि उसमें पानी ना हो, इसलिए वो पानी में घुल जाता है। लेकिन क्या तेल पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। उसके बाद दो एग्जाम्पल हो गए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तीसरा मैंने क्या लिखा है? तीसरा मैंने लिखा है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सबको पता है कि ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चौथा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अब संक्षारक क्या होता है? देखिए, मैंने कुछ वीडियोस पहले जहां मैंने अंत किया पहले चैप्टर का, वहां पे आपको बताया कि संक्षारक क्या, संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण से ही बना है संक्षारक, और जिसको अंग्रेजी में कोरेसिव बोलते हैं। इसका मतलब आखिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा है कि जब भी घर में अचार बनता है तो उसमें सिरका डाला जाता है, और सिरके का काम क्या होता है कि वो अचार को सड़ने से बचाता है। इसका मतलब वो संक्षारक प्रकृति का होता है। और बहुत ध्यान से इस चीज को और सुनिएगा कि वो संक्षारक प्रकृति का होता है। साथ ही साथ यदि अम्ल हमारी त्वचा पर गिर जाए तो क्या होगा? ये त्वचा पूरी जल जाएगी। जल जाएगी कब जलेगी? जब अम्ल ज्यादा सांद्र होगा। अब सांद्र का मतलब क्या है? ज्यादा गाढ़ा होगा, या उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम होगी। ये दो बातें हुई। और उसके बाद यदि लकड़ी में डाल दिया जाए तो भी वो नष्ट हो जाएगी, और यदि त्वचा में लग जाए तब भी, और कागज में लग जाए तब भी। ये कुछ बातें थी। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि चार बातें बताई कि भौतिक गुणों में उनका स्वाद कैसा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? वो खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को
लाल कर देते हैं। और तीसरी बात मैंने बताई, तीसरी बात ये बताई कि अम्ल घुलनशील होते हैं, और चौथी बात बताई कि अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इतना उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नंबर दिलाएंगी और साथ ही साथ आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। अब जो अम्लों के रासायनिक गुण हैं, आखिर रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, शुरुआत में हम आपको ये बता देते हैं। रासायनिक गुण का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए हम अम्ल है और हम किसी दूसरी धातु से क्रिया करते हैं या किसी दूसरी रासायनिक पदार्थ से हम लोग क्रिया करते हैं, तो आखिर क्या होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एसिड होता है, मान लीजिए बैटरी का एसिड है, या बैटरी तो सबने देखी होगी, नहीं भी देखी है तब भी थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं। बैटरी होती है और बैटरी के ऊपर एक छोटी सी खूंटी लगी होती है। जो वो बैटरी के ऊपर खूंटी जैसी लगी होती है, पिन जैसी लगी होती है, वो पिन जब बैटरी नई होती है तो वो पिन बहुत अच्छी लगती है देखने में, लेकिन कुछ समय बाद उस बैटरी के आसपास सफेद सफेद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सफेद सफेद चित्तियां पड़ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल जो होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज को, वो संक्षारक प्रकृति का होता है, इसलिए वो उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि अम्ल ने धातु से क्रिया की। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा H2SO4 लेकर आते हैं और उसको एक लोहे पे डाल देते हैं। जब आप उसको लोहे पे डालेंगे तो आखिर क्या होगा, लोहे से एक गैस निकलेगी और उस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2। इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज कि यदि आप किसी अम्ल को ले और उसको क्या करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अम्ल को ले और उसको किसी चूने के ऊपर डाल दें, तब क्या होगा। जब आप किसी अम्ल को चूने के ऊपर डालेंगे तब भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है रासायनिक गुणों में, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उपयोग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो क्या है कि इसके रासायनिक गुणों की यदि हम बात करें तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 3 रासायनिक गुण और आपके हाई स्कूल का अम्ल टॉपिक खत्म हो जाएगा मात्र ही 20 से 25 मिनट में। तो अभी 17 मिनट यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में हम पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा धातु से क्रिया, जो कि आप वहां पे देख रहे हैं। क्या लिखा है, अम्ल जब सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। पेपर में 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बार बार बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा छोटे छोटे से ही आपको बड़े क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप कहां से कहां तक कितना रटेंगे। तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि शुरुआत थोड़ी थोड़ी करनी है, तभी आप बड़ा कर पाएंगे कुछ। और यदि बड़ा करना है तो शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी होती है, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। इसलिए अपने माता पिता के जो उन्होंने सपने संजोए हैं उनको आप सब साकार कीजिए और मेहनत कीजिए, लगे रहिए आप, और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ हमारा भी आप नाम रोशन कीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि अम्ल जब सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब बात है कि सक्रिय धातु आखिर क्या होती है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था, और जिनको भी सक्रियता श्रेणी नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से सक्रियता श्रेणी को सर्च करें, वहां आपको सक्रियता श्रेणी मिल जाएगी। वहां से आपको पता चलेगा कि आखिर सक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं थी वो सारी की सारी सक्रिय धातुएं थी। पेपर में 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की कि वो बहुविकल्पी क्वेश्चन ये होता है कि 4 ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो याद रखिएगा जितनी भी H से ऊपर थी वही वाली हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, नीचे वाली नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि सोडियम से अम्ल की क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन यदि कॉपर से होती है तो बिल्कुल नहीं निकलेगी, और यदि सोने से होती है तब भी नहीं निकलेगी। सोने का मतलब सोना, गोल्ड, तो उससे भी होगी नहीं निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन से वो नीचे है। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो भी देखें, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम अपने वीडियो में। तो क्या लिखा है, धातुओं से क्रिया करती है तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो कोई भी एक सक्रिय धातु ले लीजिए, जिसमें हम लोगों ने Fe ले लिया, आप Zn ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, Fe ले सकते हैं, Zn ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेके हम आपको बताएंगे। Fe हो गया है, Fe को हम लोग किसी भी अम्ल से क्रिया कराएं तो याद रखिएगा सबसे सिंपल अम्ल क्या है, HCl, तो हम लोग इसको HCl से क्रिया कराते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब क्या है, ये Fe है और ये HCl है।
HCl में दो चीजें छुपी हुई है, एक छुपा हुआ है H+ और एक छुपा हुआ है Cl-। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, स्कूल में डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी जाती है और वहां फिर उनके लिए समस्या हो जाती है कि कैसे कैसे ये सब हो जाता है। याद रखिएगा, मैं आपको उतना ही डायरेक्ट बताऊंगा जितना आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है कि FeH से जब क्रिया करती है तो क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, Fe और ये Cl, ये प्लस आयन होता है, ये माइनस आयन होता है, इसलिए Fe जब Cl से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, FeCl2 बनाएगी। ये क्यों 2 बनाएगी, क्योंकि Fe+2 होता है और Cl-1 होता है, रिएक्ट करेंगे तब बनेगा FeCl2। सबको पता है, ये सब मैंने आपको शुरुआत में केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ा रखा है। तो यहां से उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि FeCl2 बनेगा, फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस निकालनी है हमें। तो हाइड्रोजन गैस में क्या होगा कि H2 गैस है और एरो का चिन्ह लगा है, इसका मतलब H2 निकली और वो उड़ गई। क्या हुआ, बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं आखिर कि इसे बैलेंस कैसे किया जाए। इसे बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा Fe एक है, बिल्कुल काम चल जाएगा। H कितना है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 Cl भी हो गए तो यहाँ भी 2 Cl हो गए, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये एक एग्जांपल आपको कॉपी पे लिखना है, लेकिन एक एग्जांपल हम लेकर आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि हमने लिखा Zn, क्या लिखा Zn, और उसके बाद किसी दूसरे अम्ल को ले लेते हैं। मान लीजिए हम H2SO4 को ले लेते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या ले लिया, मैंने ले लिया H2SO4 को और रिएक्शन करवाने की कोशिश की। तो अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। Zn और SO4, Zn+2 होता है और SO4 -2 होता है, तो क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे और सबको पता है कि क्या बनेगा, बनेगा ZnSO4 और ये H2। तो एग्जाम्पल के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो और सिंपल था, बैलेंस भी नहीं करना था, लेकिन धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा बेटर है। तो ये दो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको भी लिखना है आप वहां से एक लिख सकते हैं या फिर 2 लिख सकते हैं। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद अब इसका दूसरा उदाहरण जो है, बहुत ध्यान से इसको भी समझिएगा। दूसरा उदाहरण है वो लिखा है धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब बात करें कि धातु कार्बोनेट क्या होता है, बहुत ध्यान से पहले मैं लिख देता हूं इसको और उसके बाद आपको बताता हूं। धातु कार्बोनेट, क्या लिखा है, धातु कार्बोनेट। अब आखिर धातु तो आपको समझ में आ गई होगी कि धातु क्या होती है, धातु भी होती है जो धनायन बनाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जितने भी आपको प्लस आयन वाले दिखते हैं, जैसे कि H+ आयन और Ca+2, Cu+2, Cu+3, या सॉरी Cu+3 नहीं बनता है, Cu+1 और Fe+2, Fe+3, ये जितने भी हैं ये सारी के सारी कैसी हैं, धातुएं हैं। लेकिन जो माइनस वाली होती हैं वो सारी कैसे होती हैं, अधातुएं होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए बात करनी है। तो क्या लिखा है कि धातु कार्बोनेट, तो मैंने किसी भी एक धातु को ले लिया और वो मान लीजिए धातु मैंने ले लिया Ca, तो Ca कैसा होता है, Ca+2 होता है। अब कार्बोनेट की यदि हम बात करें तो CO3-2 होता है। दोनों को मिला देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3। सबको पता है कैसे, +2 का कैंसिल और -2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बन गया, CaCO3 बन गया। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, धातु कार्बोनेट का। पेपर में रिएक्शन कैसे आती है मैं आपको फिर एक बार बताता हूं। पेपर में आता है कि किसी भी अम्ल की आप क्रिया किससे करवाइए, धातु कार्बोनेट से करवाइए, तब आपको फॉर्मूला भी स्वयं बनाना है। जरूरी नहीं कि आप Ca ले लें, आप Fe लेके कर सकते हैं, आप Zn लेके कर सकते हैं, आप कुछ भी लेकर कर सकते हैं, कुछ भी आप लेकर कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको एक ही बता रहा हूं और भी बहुत सारे बता देंगे आने वाली जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, CaCO3 ओ कैपिटल बनाएंगे आप, और CaCO3 आप इसकी क्रिया किसी भी एक अम्ल से करवाएंगे। तो मैंने उदाहरण जो आपको दिया है उसमें किससे करवाई है, उससे HCl से करवाई है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या मैंने लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बनेगा कुछ और भी, लेकिन जो मैंने एक चीज लिख दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बहुत लंबी थ्योरी नहीं लिखी है कि क्रिया करवाने पे ये होगा वो होगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको रटना पड़ेगा और फिर समस्या होगी। तो क्या हुआ, Ca है और Ca देखिएगा ध्यान से, Ca जब Cl से क्रिया करेगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, Ca जब Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात मैंने की तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में लिख देते हैं, क्या हो गया फॉर्मूला उसका, CO2 हो गया। और उसके बाद अब ये H बच गया और यहां से एक O बच गया। Cl कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो Cl कितने हो गए, 2 हो गए। अब Cl 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो मैंने 2 हाइड्रोजन इधर लिख दिए।
H2 लिख दिया, लेकिन हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन बच गया है तो एक ऑक्सीजन लगा दिया। क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी एक है CO3, बहुत ध्यान से देखिएगा, CO3 में से CO2 निकल गया, इधर हो गया, एक O यहाँ से बच गया, जो O एक बचा था वो H2 के साथ मिलकर H2O बना देता है, जिसे हम लोग पानी कहते हैं। रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और एक रिएक्शन हम बता देते हैं जो कि मैंने वहां पे नहीं लिखी है, कोई भी एक रिएक्शन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। मान लीजिए आपका मन है कि आप Fe लेना चाहते हैं, तो Fe ले लिया और CO3 ले लिया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा फेरस कार्बोनेट। या आप कुछ भी और ले सकते हैं, Zn ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट ले लीजिए, और किसी एक दूसरे अम्ल को ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4 ले लिया। अब क्या होगा, रिएक्शन कराएंगे। अभी मैंने बताया ZnSO4 के साथ जाएगा, क्योंकि Cl के साथ गया था, तो ये ZnSO4 बन गया, ये एक प्रकार का लवण है। और उसके बाद यहां से CO2 निकल गया, तो मैंने यहाँ पे CO2 लिख दिया। इसे सब आप लिख सकते हैं। और यहां से एक ऑक्सीजन बचा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऑक्सीजन बचा है और एक यहां से 2 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया H2O। ये भी आप लिख सकते हैं, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने HCl से सारे उदाहरण बताए हैं, H2SO4 से भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल वहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। जिस प्रकार धातु कार्बोनेट बनाया था उसी प्रकार धातु ऑक्साइड बनाएंगे। क्या लिखेंगे, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है। पहले मैं नोट्स लिखता हूं, फिर इसको समझाता हूं, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड है, लेकिन बेहतर आपको समझ में आएगा। धातु ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी मैंने कैल्शियम ले रखा है, तो Ca और Ca+2 होता है, O-2 होता है। क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा CaO, तो CaO बनेगा, सबको पता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, CaO लिख दिया। समझाने के लिए पहले लिखा था, फिर रब कर दिया, मिटा दिया। उसके बाद इसकी भी किसी एक अम्ल से क्रिया करवाइए, तो क्या हमने लिख दिया, HCl लिख दिया। अब Ca जब इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2, जिसका नाम आपको पता है, मैंने ऊपर बताया है, कैल्शियम क्लोराइड। फिर उसके बाद एक चीज और है, फिर क्या है, यहां से H बचा और ये O बचा। याद रखिएगा, H और O मिलाकर हमेशा पानी बनाते हैं, तो क्या हो गया, H2O बन गया। लेकिन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से गुणा किया, Cl भी बराबर, Cl भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ZnCO3 लिखा था, एक और लिखना चाहें तो ZnO बनेगा। और ZnO फिर उसको हम लोग मान लीजिए H2SO4 से क्रिया करवाते हैं, किसी दूसरे अम्ल से करवाते हैं, तो क्या होगा, ZnSO4 के साथ बनेगा ZnSO4। और उसके बाद H2O, कितना सिंपल था, ना बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। याद रखिएगा कि अम्ल के टॉपिक पे आपको जितने भी आप H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे उसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन HCl में जितना करवाएंगे उसमें सब में आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका मन, आप चाहें तो ये दो करके लिख लें, या फिर एक करके लिख लें। दो लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद है समझ में जरूर आ रही होगी ये क्लास। ये 3 जो उदाहरण थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनके रासायनिक गुणों के बारे में बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनके उपयोग क्या होते हैं। आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या है कि आखिर अब इनके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं। अम्ल के उपयोग सब लोग जानते हैं। अम्ल का सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि वो संक्षारक प्रकृति का होता है और वो अचार बनाने में काम आता है। सबको पता है कि सिरका अचार बनाने के काम आता है। और जो मैंने आपको लिख कर रखा है क्या है, बैटरी। आपने बैटरी देखी होगी। बैटरी में क्या होता है, जो बड़ी सी बैटरी होती है लिक्विड वाली, 2 प्रकार की बैटरियां होती हैं, एक सूखी बैटरी होती है, एक लिक्विड वाली होती है। जो लिक्विड वाली बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें एसिड होता है H2SO4। और उसके बाद उसका दूसरा उपयोग क्या, प्लास्टिक उद्योग में भी आप इसको अम्ल को काम में लाते हैं, और साथ साथ कागज उद्योग में भी काम में आता है, खाद्य निर्माण में भी काम में आता है, और सोने चांदी के शोधन में भी काम में आता है। सोना चांदी शोधन कैसा होता है, सोने चांदी की सफाई करने में, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको क्या लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा उपयोग है जिसको आप किसी भी केमिस्ट्री के उपयोग में लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपसे किसी का भी उपयोग पूछा जाता है, क्या लिख देंगे, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। मैं किसी भी ऐसे उपयोग में इसको नहीं लिखूंगा। जब नहीं 3 उपयोग समझ में आ रहे हैं, चौथा नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं उसे लिख दूंगा, क्योंकि 4 से ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, 4 ही सफिशिएंट होते हैं। तो क्या है, बैटरी में उपयोग में आता है, प्लास्टिक में उपयोग में आता है, और साथ ही साथ कागज उद्योग में भी काम में आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें मैंने लिख दिए हैं। सोने चांदी के शोधन में आता है,
और लोहे की चादर की सफाई करने में आता है। लोहे की चादर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जंग लग जाती है उसमें, तो उसकी सफाई करने में भी काम में आता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कि विस्फोटक बनाने में काम आता है। और इस तरीके से ये मेरी पूरी क्लास समाप्त हुई। कितने टॉपिक पे मैंने बात किया, मैंने आपको अम्ल पढ़ाया, अम्ल के बाद उनके 2 प्रकार पढ़ाए, प्रकार के बाद आपको मैंने उसके भौतिक गुण पढ़ाए, और भौतिक गुण पढ़ाने के बाद मैंने उसके रासायनिक गुण पढ़ाए, और 5वां आपको उपयोग बताया। ठीक इसी प्रकार मैं आप लोगों से बात करूंगा अगले वीडियो में क्षारक के बारे में। और बोलते बोलते मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई है, अगले दिन से मैं पानी रखूंगा साथ में। तो क्या हुआ कि मैंने 5 टॉपिक पे बात की, क्षारक के बारे में भी इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा और ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप टॉपिक क्लियर रखिए, ये मत सोचिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, उसकी भी हम बात करेंगे जल्द से जल्द। जैसे ही मेरा कोर्स समाप्त होगा मैं आप लोगों के लिए आंसर लेकर आऊंगा। और दावा करते हैं कि जो भी इस क्लास को अटेंड करेगा, मेरी इस क्लास को, आज तक मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं और सारे के सारे बच्चे, वो चाहे जितना भी कमजोर हो, 100 में 90 नंबर तो लेकर आते ही हैं, और हाईएस्ट है 92। क्रॉस किसे करना है, 92 या 91 है, मैं दोनों में फिलहाल कंफ्यूज रहता हूँ थोड़ा सा। और जो लड़का था वो मेरी कोचिंग का ही था, उसने 91 नंबर जो है गेन किए हैं। 91 बहुत होते हैं यूपी बोर्ड में, और एक ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहा हूँ मैं जिस एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, और जो स्कूल है भी वहाँ पे बस नोट्स लिखवा दिया जाता है, और नोट्स लिखवाने के बाद बच्चे उसको कैसे रटेंगे, कैसे पेपर में मेहनत करेंगे, कैसे क्या होगा, कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। बस नोट्स दिया गया बच्चों को, फीस ली गई बच्चों से, और कुछ भी मेहनत नहीं होती है। उस एरिया से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ सब लोगों के साथ, और निस्वार्थ भाव से मैं आप लोगों के लिए सेवा कर रहा हूँ, बस ये मान के चलिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसे अपने फेसबुक अकाउंट और जहाँ भी आपका कोई भी जो भी लिंक है, आपका कोई भी अकाउंट है, उसमें आप शेयर करें और हमारे साथ जुड़े भी रहें, और लोगों को जोड़ने के लिए हमारे साथ मेहनत भी करें। इसलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे क्षारक के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।